वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं आर्टिकल 19 के बारे में। आज हम स्पेसिफिकली पहले देखेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ए के बारे में, और इसी पे पूरी वीडियो होगी। बाकी इसके क्लॉजेस पे हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसको हम मेजरली इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 19 जो हमारा कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि एक बहुत वाइड एक्सप्रेशन है और जिस पे काफ़ी जुडिशियल ओपिनियंस भी और काफ़ी जुडिशियल केसेस भी हैं, जजमेंट्स भी हैं। तो हम सारे इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो स्टार्टिंग विद आर्टिकल 19 क्लॉज 1। सो द फिलॉसफी बिहाइंड द आर्टिकल लाइज इन द प्रियम्बल। अब हम प्रियम्बल में देखेंगे। प्रियम्बल में हमारा लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स टू ऑल द सिटीजन लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन। द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट इज़ हाउएवर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो हमारा प्रियम्बल ही बताता है जैसे कि सिटीजन्स को लिबर्टी ऑफ थॉट्स देता है और एक्सप्रेशन देता है। तो ये कहाँ से ड्राइव हो रहा है सारा आर्टिकल 19 कहाँ से ड्राइव हुआ? हमारा प्रियम्बल से। ठीक है, लेकिन ऑल दीज राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो स्टेट्स हैं वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के ऊपर ये राइट्स हमारे वॉलेट कर सकते हैं। वैसे वॉलेट नहीं कर सकते, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 की जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं डेट इज़ मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। तो क्लॉज 2 में जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हमें दे रखी हैं उनके बेसिस पे स्टेट जो है लॉ बना सकता है, और वो हमारे इन्फ्रिंजमेंट में भी जा सकते हैं ऑफ द फंडामेंटल राइट्स या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। तो वो वैलिड माने जाएंगे इफ़ दे आर बेस्ड अपॉन दी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। नाउ आर्टिकल 19 स्टेट्स दैट नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ द क्लॉज 1 shall affect the operation of the existing law or prevent the state from making any law in so far as such law impose reasonable restrictions। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अब ये ग्राउंड्स हैं हमारे, ये हमारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। अब इन सब पे हमारा जो स्टेट है वो लॉ बना सकता है या पार्लियामेंट हमारा लॉ बना सकता है, एंड दैट लॉज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द वॉलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। अब देख लेते कौन कौन से हमारे ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी इन रिलेशन टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और डेफामेशन और इंसाइटमेंट्स ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, इन सब की बेसिस पे हमारा जो स्टेट्स हैं वो कोई भी लॉ लेके आ सकता है, एंड दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज दी वॉलेशन और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आवर राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। दी राइट्स इज़ अवेलेबल ओनली टू दी सिटीजन्स। अब हमें याद रखना है आर्टिकल 14 ओनली अप्लाइज टू दी आर्टिकल 14 इज एप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। ओके, ये थोड़ा डिवीजन हो जाएगा आपका, बट आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 दे आर ओनली एप्लीकेबल अपॉन दी सिटीजन्स। ओके, now next, the freedom of speech under includes the right to express one's view and opinions at any issue through the medium of mouth, writing, printing, pictures, film, movie. These rights are not only confined to the writing or by mouth or by saying something orally. These are not confined to this. Expressions means including every aspects like our emotions. From our emotions we can express many things, so expression includes also our emotions. We will see this in our judgments which we will discuss later. So failure on the part of the state to guarantee to all its citizens the fundamental right to the freedom of speech and expression would constitute as the violation of article 19A। अगर हमारा स्टेट ही ये, क्योंकि ऑब्लिगेशन हमारी स्टेट पे है, क्योंकि स्टेट को देखना पड़ेगा कि किसी के राइट इन्फ्रिंज तो नहीं हो रहे। अगर स्टेट ही हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो डेट विल बी कंसिडर्ड एज दी वॉलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। नाउ सम लैंडमार्क जजमेंट्स। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच में बहुत सारी जजमेंट्स हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है जिसमें काफ़ी जुडिशियल हमारी ओपिनियंस है, काफ़ी जुडिशली ने हमारे उसमें केसेस दिए हैं। तो हम स्टार्टिंग विद पहला है हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस।
दूसरा है हमारा फ्रीडम ऑफ कमर्शियल स्पीच, जिसे हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट्स। राइट टू ब्रॉडकास्ट, राइट टू RTI जैसे आ गया हमारा, राइट टू क्रिटिसाइज, राइट नॉट टू स्पीक, या साइलेंस रहना है हमारा, इसमें लाउड स्पीकर वाले केस आ जाएंगे। उसके बाद राइट ऑफ द एक्सप्रेशन बियॉन्ड दी नेशनल बाउंड्रीज। तो ये सारे इन पे हम जजमेंट्स देखने वाले हैं। ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जो भी हमारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं इसमें, द लिमिटेशन इम्पोज्ड फ्रॉम द आर्टिकल 19 क्लोज 2 टू आर्टिकल 19 क्लोज 6 हैज़ अ टू फोल्ड पर्पस। इनका दो फोल्ड पर्पस है। पहला पर्पस क्या है, दे स्पेसिफाई डैट दीज फ्रीडम्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, यानी जितनी भी हमें फ्रीडम्स दे रखी हैं दे आर सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस दैट आर रीजनेबल। ओके, एंड द सेकेंड वन इज दे पुट द लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द लेजिस्लेशन टू रिस्ट्रिक्ट दिस फ्रीडम, यानी अब जो लेजिस्लेशन होगा वो सिर्फ उन्हीं चीज़ पर लॉ बना पाएगा और उन्हीं चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर पाएगा जो कि हमारे आर्टिकल 19 क्लोज 2 में दे रखी हैं, टू आर्टिकल 19 क्लोज 6 में दे रखी हैं। सिर्फ इसी पे हमारी रीजनेबल जो इनमें ग्राउंड मेंशंस हैं, इन्हीं पे हमारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, इसके अलावा इसके बाहर कहीं नहीं लग सकती। ठीक है, तो ये हमारे लेजिस्लेशन को लिमिट कर देता है आर्टिकल 19 क्लोज 2 से लेकर आर्टिकल 19 क्लोज 6 तक। ठीक है, अब जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती है, अब वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रीजनेबल है कि नहीं है, ये कौन डिटरमाइन करेगा, ये हमारा डिटरमाइन करेगा कोर्ट। कोर्ट डिटरमाइन करता है कि हमारी रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं है, ये हमारा कोर्ट डिटरमाइन करता है। और इसके काफ़ी टेस्ट भी हैं जो कि बहुत वाइड है, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दैट हैज़ टू बी डिटरमाइन बाय द कोर्ट। कोर्ट हमारा डिटरमाइन करेगा कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो रीजनेबल थी या नहीं थी। सो द रीजनेबलनेस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन हैज़ टू बी डिटरमाइन बाय द कोर्ट। अब हमारा पहला केस देखते हैं जो कि आएगा हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो हमारा केस आता है, अब इसमें नंबर ऑफ़ केसेस है, इसमें एक दो केसेस हैं, इसमें नंबर ऑफ़ केसेस हैं। स्टार्टिंग विद रोमेश थापड़। अब रोमेश थापड़ में क्या बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि बैन अपॉन द एंट्री एंड सर्कुलेशन ऑफ द जर्नल या न्यूज़पेपर विद इन द स्टेट। ठीक है, अगर हम बैन लगा रहे हैं सर्कुलेशन के ऊपर या जनरल सर्कुलेशन या उसको, बट जब वो हमारे जैसे न्यूज़पेपर बंद जो होते हैं उनको सर्कुलेट करना होता है, पर पर्सन के पास जाना चाहिए, अगर उस पर बैन लगा दिया विद इन दी स्टेट, तो डैट इज़ ऑल्सो द इन्फ्रिंजमेंट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज A। देखते इस केस में क्या होता, वॉज दी अमंगेस्ट द अर्लियर केस ऑफ द टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयरिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस एज द पार्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमारे पतंजलि जस्टिस ने क्या बोला था, राइटली ऑब्जर्व डेट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस ले एट द फाउंडेशन ऑफ ऑल द डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन for without free political discussion, no public education, so essential for the proper functioning of the process of the government is possible। उन्होंने कहा कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, ये हमारे डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का एक पिलर है, बेस है हमारा ये। अगर इस पे हम पॉलिटिकली डिस्कशन ले आएंगे या कुछ भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होगा तो हमारे वो डेमोक्रेसी को दिक्कत देगा। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, जिसमें कि हमारा क्या आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, दैट हैज़ टू बी पुट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द गवर्नमेंट डिस्कशन एंड एनीथिंग। तो इसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए, तभी ये ठीक तरह चलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस इज इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। It has been held that press plays a very significant role in the democratic machinery. The court has the duty to uphold the freedom of the press and invalidate all the laws and administrative action that violates or abridge that freedom. Freedom of press includes the freedom of publication, circulation और प्री सेंसरशिप। ठीक है, तो इसमें हमारा ये सब कुछ आ गया था। तो इसमें क्या बोला गया था, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज़ टू अपहेल्ड दी सेड फ्रीडम एंड इनवैलिडेट ऑल द लॉज या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो कि इंटरफेयर कर रहे हमारे फ्रीडम ऑफ प्रेस के साथ, उन सबको इनवैलिडेट कर देगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट केस है हमारा सकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब सकल में क्या हुआ था, सकल पेपर्स में, अब इसमें हमारे दो एक्ट्स थे। अब वो दो एक्ट कौन कौन से थे हमारा, पहला एक्ट था हमारा द न्यूज़पेपर प्राइस एंड पेजेस एक्ट, और दूसरा एक्ट कौन सा था, डेली न्यूज़पेपर प्राइस एंड वेजेस एक्ट। इनको चैलेंज कर दिया गया था। ठीक है, इनको हमारा चैलेंज कर दिया गया था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ अनवैलिड टू रिड्यूस दी सर्कुलेशन ऑफ सम न्यूज़पेपर बाय मेकिंग प्राइस अनअट्रैक्टिवली हाई। हम
फिक्स कर देंगे उनका प्राइस कि हम उसका प्राइस जो है हाई कर देंगे। जैसे कि हमने किसी भी न्यूज़पेपर का प्राइस जो है, जो 10 रुपये का न्यूज़पेपर था, हमने लेजिस्लेशन लाने के बाद उसका प्राइस 25 रुपये कर दिया। अब इसमें क्या होगा, जब 25 रुपये किया तो लोगों की पावर नहीं बचेगी इसको खरीदने की, लोग कम खरीदेंगे न्यूज़पेपर, क्योंकि लेजिस्लेशन है कि तुम 25 रुपये से नीचे न्यूज़पेपर बेच नहीं सकते। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसकी सर्कुलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, लोग खरीदना बंद कर देंगे। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दस दिस इज़ इनवैलिड। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज A guarantees that not only what a person circulates but also volume of the circulation। इसमें उन्होंने बोला कि क्या सर्कुलेट हो रहा है ये नहीं देखना, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेशन क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेशन भी हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस में आएगा कि वो कितना सर्कुलेट कर पा रहे हैं, ये भी हमारा उनका एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट है। ठीक है, फ्रीडम टू पब्लिश एनी नंबर ऑफ पेजेस या सर्कुलेट, ये एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रीडम है हमारा जो स्पीच का है। ठीक, ये एक इंटीग्रल पार्ट है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच का। तो इस केस में यही बोला गया था, ये इंपॉर्टेंट केस है। इसमें अब एक और केस है जिसको हम कहते हैं बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या बोला गया था, द वैलिडिटी ऑफ द न्यूज़ प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर, जो मैंने आपको बताया था जो चैलेंज हुआ था, विच फिक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ द न्यूज़पेपर। उसमें उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूज़पेपर का वो भी फिक्स कर दिए थे कि 10 से ऊपर तुम न्यूज़पेपर नहीं बनाओगे। वो स्टक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, होल्डिंग इट टू बी वायलेटिव ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज A एंड नॉट टू बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। उन्होंने बोला कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में कहीं भी नहीं आ रहा, दस इट इज़ द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज A। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। दिस केस वाज ऑन दी प्री सेंसरशिप। ठीक है, ये हमारा प्री सेंसरशिप पे केस था। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए प्री सेंसरशिप पे कौन सा केस था, डैट वाज ब्रिजभूषण। इसमें क्या बोला गया था, द वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर इम्पोजिंग प्री सेंसरशिप ऑन एन इंग्लिश वीकली ऑफ द दिल्ली which directed the editor and the publisher of the newspaper to submit for scrutiny in duplicate before the publication। यहाँ पे क्या बोला गया था कि जब भी कोई न्यूज़पेपर बनेगा वो पहले हमारा सरकार के पास आना चाहिए, पहले सरकार देखेगी, उसको स्क्रूटनाइज करेगी, डुप्लीकेट पे पहले सारा देखेगी, पब्लिकेशन से पहले वो सब कुछ देखेगी, उसके बाद अगर वो पास कर देती है उस न्यूज़पेपर को तब वो प्रिंट होगा। तो इसमें ये था, तो ये क्या था, हमारा एक प्री सेंसरशिप लग गया था न्यूज़पेपर पे। तो कोर्ट ने क्या बोला, हमारा कोर्ट ने इसमें बोला कि ये जो है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारा, और इसलिए इसको स्टक डाउन कर दिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फ्रीडम ऑफ कमर्शियल स्पीच। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन सा है हमारा, टाटा वाला, टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कमर्शियल एडवर्टीजमेंट या कमर्शियल स्पीच वो भी एक पार्ट है हमारा किसका, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। ठीक है, विच वुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली विद इन द लिमिटेशन ऑफ आर्टिकल 19(2)। हम कब इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जब हमारा आर्टिकल 19 के 2 में जो हमारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मेंशन की गई हैं, हम तभी कमर्शियल स्पीच को रोक सकते हैं, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट को रोक सकते हैं, वैसे नहीं रोक सकते क्योंकि ये एक हमारा इंटीग्रल पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एडवर्टाइजिंग विच इज़ नो मोर देन द कमर्शियल ट्रांजेक्शन इज़ नन द लेस डिससेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। डिससेमिनेशन मतलब होता है फैलाना, न्यूज़ को फैलाना, उसको डिससेमिनेट करना, लोगों में पहुंचाना। रिगार्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू बी एडवर्टाइज्ड, पब्लिक एट लार्ज आर बेनिफिटेड बाय द इन्फॉर्मेशन। जैसे पब्लिक एट लार्ज को पता चलता है कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट है, क्या नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किससे हमें बचना है। तो उन्होंने बोला कि जो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट है दे आर द इंटीग्रल पार्ट, या कमर्शियल स्पीच आर द इंटीग्रल पार्ट। सो इसको हम नहीं रोक सकते, इसको सिर्फ रोका कब जा सकता है, जब आर्टिकल 19 क्लोज 2 के अंदर हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं तभी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राइट टू ब्रॉडकास्ट। The concept speech and expression has evolved with the progress of the technology and includes all the available means of expression and communication. This would include the electronic and broadcast media. ठीक है, तो इसमें कोर्ट ने क्या बोला कि राइट टू ब्रॉडकास्ट, सबके पास राइट है ब्रॉडकास्ट करने का, लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। ठीक है, तो ये है इसमें। अब इसमें ओडेसी कम्युनिकेशन वर्सेस लोक विज्ञान संगठन, ये केस था, नॉट दैट इंपॉर्टेंट केस, लेकिन फिर भी याद रखना पड़ेगा हमें। The Supreme Court held that the right of the citizen to exhibit films on the state channel Doordarshan is a part of fundamental rights guaranteed under Article 19 Clause 1. In this case, petitioner challenged the exhibition on the Doordarshan of the serial title होनी अनहोनी। अब होनी अनहोनी का जो हमें टेलीकास्ट करते हैं उसके ऊपर चैलेंज हुआ था इसमें,
on the ground that it encouraged superstitious and blind faith amongst the viewer. The petition was dismissed as the petition failed to show the evidence of the prejudice of the public. उन्होंने बोला कि ये मतलब लोगों में सुपरस्टिशन फैला रहा है या भ्रम फैला रहा है, तो इसलिए वो रिजेक्ट होते हैं क्योंकि वो एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर पाया. ठीक है. अब नेक्स्ट केस है हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस RTI का. एज यू ऑल नो RTI भी अमेंड हुआ, तो RTI का काफ़ी जो फंक्शंस थे वो उसका जो एक एम्बिट था उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है. उसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट दिस. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स. ओके, इसमें क्या था, वन साइडेड इन्फॉर्मेशन. कोर्ट ने बोला एक तरफा इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन मिलनी ही नहीं, ऑल आर इक्वली क्रिएट एन अनइन्फॉर्म्ड सिटीजन को पता नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारे डेमोक्रेसी का जो मेन उसकी एक अच्छाई है वो ख़त्म हो जाएगी, उसका फ्रेस ख़त्म हो जाएगा. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स राइट टू इम्पार्ट एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन विच इंक्लूड्स फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियन ऑल्सो. ठीक है. तो RTI में ये था. अब RTI में सिर्फ ये केस नहीं है, RTI में और भी केस है, हम देखेंगे. अब जैसे एक केस RTI में ये है जो कि है पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस, जिसको हम कॉमनली कहते हैं PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. ठीक है. अब इसमें क्या था, securing or getting the information of the basic details concerning the candidates contesting the election. अब जो कैंडिडेट्स हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी बेसिक डिटेल जानना हमारा एक अधिकार है, डेट इज़ अंडर दी RTI एक्ट, एंड ये सुप्रीम कोर्ट ने हमारा उसमें रिकॉग्नाइज़ किया. PUCL में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक्सप्रेशन जो है डेट आर नॉट कन्फाइंड टू राइटिंग ओनली, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इमोशंस. कोर्ट हेल्ड दैट बैलेट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वोटर जो होता है वो अपना एक्सप्रेशन बताता है, अब उसकी चॉइस क्या वो बताता है हमारा. ठीक है. अब द सेकंड केस वाज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल. ये भी हमारा RTI के अंदर ही आएगा. इसमें क्या था, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स राइट टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन एंड डिससेमिनेट दी सेम. एक्वायर भी करना इन्फॉर्मेशन, लेना भी और उसको फैलाना भी, ये दोनों हमारे हैं. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस वाज इंदिरा जय सिंह वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ओके. अब इस केस में क्या होता है, इंदिरा जय सिंह वाले केस में, कि कोर्ट ने बोला कि दी RTI अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज A इज़ नॉट एब्सोल्यूट. उन्होंने बोला ये एब्सोल्यूट राइट नहीं, बिल्कुल नहीं है. कैसे नहीं है, जैसे कि अगर कोई रिपोर्ट है डेट इज़ मेड बाय द कमिटी रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, जो कि CGI को रिपोर्ट देनी है हमने, डेट इज़ होली कॉन्फिडेंशियल. क्यों वो कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि इस पर कोई लॉ नहीं है. ठीक है. ये एक एथिकल और एक मॉरल ग्राउंड्स पे एक रिपोर्ट मांगी जाती है जो कि CGI लेता है कि हाई कोर्ट के जजेस का क्या कंडक्ट चल रहा है. सो इट इज़ नॉट, देयर इज़ नो एनी लॉ कि ऐसी कोई रिपोर्ट मंगवाई जा सकती है CGI से, ये उनकी मर्जी पे मंगवाए ना मंगवाए. सो एक्सरसाइज ऑफ सच पावर ऑफ द CGI इज़ ऑन द मॉरल अथॉरिटी और एथिकल अथॉरिटी एंड डज नॉट सब्जेक्ट टू रिट पटिशन. इसलिए हम इसकी रिट पटिशन नहीं कर सकते. नाउ द वेरी नेक्स्ट केस इज राइट नॉट टू स्पीक और राइट ऑफ द साइलेंस. अभी नेक्स्ट केस है राइट नॉट टू स्पीक. इसमें केस है हमारा सबसे कॉमन नेशनल एंथम केस, और एक दूसरा कॉमन केस है हमारा नॉइस पोल्यूशन केस, जो कि हमारा लाउड स्पीकर वाला केस है. ठीक है. अब नेशनल एंथम वाला केस जो था, दैट वाज द केस ऑफ बाय जॉय एम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. इसमें क्या था, नेशनल एंथम के ऊपर केस हुआ था. बच्चों ने बोला हम नेशनल एंथम नहीं गाएंगे क्योंकि हमारे रिलीजन या सेंटीमेंट के खिलाफ है, इसलिए हम नहीं गाएंगे. ठीक है. तो कोर्ट ने इसमें क्या बोला, इन दिस केस द नेशनल एंथम, केस ऑफ नेशनल एंथम, 3 स्टूडेंट्स वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल फॉर रिफ्यूजिंग टू सिंग द नेशनल एंथम. हाउएवर चिल्ड्रन स्टूड अप इन रिस्पेक्ट व्हेन द नेशनल, वो खड़े हुए लेकिन उन्होंने गाया नहीं. द वैलिडिटी ऑफ द एक्सपल्जन ऑफ द स्टूडेंट वॉज चैलेंज बिफोर द केरला हाई कोर्ट एंड दे upheld the expulsion of the students on the ground that it was their fundamental duty to sing. उनका जरूरी था गाना. However, on the appeal before being filed against the order of the Kerala High Court before the Supreme Court, it was held that Supreme Court ने ये कहा student did not commit any offence under the prevention of insult of the National Honor Act, क्योंकि वो खड़े हुए थे. Also, there was no law under which the fundamental rights under Article 19 कटेल हुआ. कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ राइट टू सिंग, कहीं भी नहीं लिखा हुआ. राइट टू स्टैंड है उसमें हमारा कि हमें खड़े होकर उसको इज्जत देनी पड़ेगी हमारे नेशनल एंथम को, लेकिन राइट टू स्टैंड कहीं भी नहीं दिया, और राइट टू सिंग कहीं भी नहीं दिया हुआ. तो देयर वाज नो वॉयलेशन ऑफ द सेड एक्ट. नाउ दिस इज द एंड ऑफ आवर स्लाइड.
हाँ, and do like, subscribe our channel. Thank you.